Hello everyone, how are you? I hope everyone is doing well. In this class, we are going to discuss with you JKPSC Combined Competitive GS paper, which is popularly known as KAS examination. The reason behind the discussion of this paper with you is that this paper is equally important for the JKPSI and other exams. There are about 15 to 20 questions of each section, that is history, polity, economy, geography, environment and current affairs, and most questions are repeated questions and most important questions which are equally important for other exams. I will advise to all aspirants of JKPSI, please go through this paper before the JKPSI exam. If you want PDF of this paper, link is given in the description box. Let us start the paper. The first question is, in the fresh waters of river Ganga, a variety of dolphins named, this question is repeated, तो इसका नाम है बी पॉट सुसु। सुसु डॉल्फिन्स जो हैं वो पाई जाती हैं गंगा रिवर में, ठीक है। और भी टाइप की हैं पर यहाँ पे सुसु इसका सही ऑप्शन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। यही रीज़न है क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आपको वो मिलेंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊँगा, और वो हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, the non-native species successfully establish in the introduced environment and causes the damage to the environment due to, question is taken from environment section, better adaptation to the new environment, all niches are utilized by the native environment, absence of natural enemies in the introduced region, low biotic potential। कह रहे हैं कि जो नॉन नेटिव स्पीशीज़ होती हैं वो सक्सेसिवली एक्स्टेब्लिश हो जाती हैं इंट्रोड्यूस इन्वायरमेंट में और कॉज करती हैं द डैमेज टू द इन्वायरमेंट। किस कारण से डैमेज करती हैं? बेटर एडाप्टेशन हो जाती है उनकी नए इन्वायरमेंट में, एब्सेंस ऑफ नेचुरल एनिमीज़ इन द इंट्रोड्यूस रीजन, तो एनिमी नहीं होती हैं उनमें वहाँ पे उस रीजन में उनके, और अडाप्टेशन वो आसानी से इन्वायरमेंट में कर लेती हैं। तो ये 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, तो ये इसका सही आंसर हो गया। लाइना डायनेस्टी इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इज, क्या है ये? ए नेगेटिव रिलेशनशिप विद मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, ये आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, एंड ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द लेंथ ऑफ ड्राई सीजन पीरियड। तो ये इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसका सही पार्ट बन जाता है 1 और 4 वाला सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, नेम ऑफ द स्पीशीज मेटल। इसमें आपको देखना है कि कौन से जो हैं वो सही मैच हैं, ठीक है। इनमें से कौन से जो हैं वो सही मैच हैं। तो ये जो थॉल्पसी केयर रूलेंस होता है ये जिंक के साथ पहला सही मैच है। फाइसोटोरिया डोरेई ये निकल के साथ होगा, और ये जो एचिक्रॉस्पीज है ये आयरन के साथ, ये ऐसे होगा, और ये होगा इसके साथ। लेकिन कौन से सही मैच है? 1 और 2 सही मैच है, तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली। इनको हमने मैच करना है, साइंटिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स से लिया हुआ है और बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये ए जो है वो 4th के साथ जाएगा, ए 4th के साथ जाएगा, बी जो है वो 3rd के साथ जाएगा, सी जो है वो 2nd के साथ जाएगा, एंड डी जो है वो 1st के साथ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन बन गया 5 का सी पार्ट। सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the loss of genetic diversity in an isolated small population could be attributed to inbreeding and genetic drift।
तो सही ऑप्शन इसका होगा 2 एंड 4 सी वाला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेजुअल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थस एक्सिस, जो अर्थ की जो एक्सिस है, जैसे आपको पता है अर्थ की ये एक्सिस है, इस तरह से अर्थ इंक्लाइंड है, तो ये धीरे धीरे जो चेंज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रीसेशन, राइट, इसको हम बोलते हैं प्रीसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोस्टेसिस मीन्स, होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है? होमोस्टेसिस का मतलब है ए टेंडेंसी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रेजिस्ट चेंज एंड टू रिमेन इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एनवायरनमेंट से है, ए पार्ट इसका सही आंसर है। एक टेंडेंसी इकोसिस्टम की जो चेंज को रेजिस्ट करता है और इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, दैट इज नोन एज होम्योस्टेसी। ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये सम डेफिनेशंस हैं, ये भी इन्वायरमेंट सेक्शन से है। तो यहाँ पे सही रिलेशन जो बनता है हमारा वो है 1 के साथ बी है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट, 2 के साथ सी है, पैलियो इकोलॉजी इसके साथ ए है, जिनियोकोलॉजी इसके साथ डी ही है। तो सही ऑप्शन इसका ए पार्ट बनता है। ये सम इन्वायरमेंट से डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया इज नोन एज, वेस्टर्न घाट्स जो है इंडिया की, इनको क्या बोला जाता है? इनको एंडेमिक क्राउन बोला जाता है। एक्चुअल में एंडेमिक वो चीज़ होती है जो एक्सटिंक्ट होने की स्थिति में हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं वेस्टर्न घाट्स में, जो स्पीशीज़ हैं वो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो एंडेमिक होने का ख़तरा है, ठीक है। तो इसीलिए इनको एंडेमिक क्राउन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं उनको कंजर्व करने की आवश्यकता है। तो ये न्यूज़ में रहा था, तो ये इसको बोला गया था एंडेमिक क्राउन। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये 7th की ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। एटमॉस्फेयर की लेयर्स का जो ऑर्डर है उसको हमने देखना था। तो इसका जो ऑर्डर है, ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले आता है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, उसके बाद आता है एक्सोस्फेयर। तो ए पार्ट ही इसका सही आंसर था, ये करेक्ट ऑर्डर था। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसकी जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं उसके हिसाब से ये क्वेश्चन उन्होंने गलत बनाया है, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन 10th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर से है, ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही है, ये सॉइल के बारे में यहाँ पे हमें मिलता है। तो सबसे नीचे जो सॉइल होती है वेदर्ड सबसे नीचे जो होती है वो होती है सॉलिड रॉक, ठीक है, ये सबसे पहले आती है। नंबर 1 पे आती है ये, नंबर 2 पे ये आ जाता है, नंबर 3 पे सब सॉइल और नंबर 4 पे टॉप सॉइल, ठीक है। ये लेयर्स होती हैं सॉइल की। तो ये क्वेश्चन फिलहाल गलत है, लेकिन क्वेश्चन आसान है, अगर आपको भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वांटम फिनोमिना वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन रेफरिंग टू हिज एक्सप्रेशन स्पॉकी एक्शन एट ए डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये कौन सा फिनोमिना था? ये था क्वांटम एंटेंजलमेंट। क्वांटम इंटेंजलमेंट, इसका मतलब होता था कि एबिलिटी ऑफ सेपरेटेड ऑब्जेक्ट टू शेयर ए कंडीशन और स्टेट। मतलब क्या होता है कि कोई आटम, अगर मान लीजिए कोई एक आटम अर्थ पे है और दूसरा आटम किसी सैटेलाइट पे है, लेकिन जो उनका जो नेचर है, चेंज होने का नेचर है, चाहे वो कितनी कितनी दूर भी आटम्स रखे हैं, लेकिन उनकी जो चेंज आएगी उनमें वो सिमिलरिटी होगी, उसमें सिमिलर चेंज आएगी। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? क्वांटम इंटेंजलमेंट बोलते हैं। ये किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। दिस फिनोमिना इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट केस कैन द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बी अप्लाइड। ये सब इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पता है, जो नाइन्थ की साइंस में भी आती हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये कब अप्लाई किसी बॉडी पे, किस केस पे तीनों इक्वेशंस किसी बॉडी पे अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो सही ऑप्शन इसका था 4th पार्ट, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो जो 3 इक्वेशंस है मोशन की, वो तीनों हम किसी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज विच वन इज डिस्कस अबाउट मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंडक्टर से फ्लो करती है तो वो किसकी वजह से करती है, क्योंकि उस मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किसी भी कंडक्टर से उसकी इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट हो रही है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये किसने दी थी, ये थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी ड्रूड लॉरेंज थ्योरी। ड्रूड लॉरेंज थ्योरी कहती है कि जो कंडक्टर्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए कंडक्ट होती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो करंट होता है। तो जो करंट फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उससे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, राइट। ये किसने कहा था, ड्रूड लॉरेंज थ्योरी इसको कहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज ए वाइट डॉर्फ। वाइट डॉर्फ क्या है। वाइट डॉर्फ इट इज ए स्टेलर कोर विच रिमेन्स आफ्टर द स्टार हैज़ यूज्ड अप ऑल ऑफ इट्स न्यूक्लियर फ्यूल। जब कोई स्टार अपना पूरा न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ हो जाता है तो ये उसके स्टेलर कोर जो बच जाती है वो होती है वाइट डॉर्फ। ए पार्ट। 17, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज द सन राइज इन द बेस्ट। देखिए अर्थ में कहाँ से होता है, अर्थ में जो राइज होता है अर्थ पे वो होता है ईस्ट से। अब एक्चुअली बात क्या है कि अर्थ जो है, अर्थ रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज, और जो वीनस है, वीनस की डायरेक्शन बाकी वीनस और यूरेनस की जो डायरेक्शन है वो बाकी प्लैनेट से उल्टी है, ठीक है। तो अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, वीनस जो है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो अगर अर्थ की जो अर्थ में सनराइज अगर ईस्ट से होता है तो इसका मतलब वीनस से कहाँ से होगा, वीनस से वेस्ट से होगा। तो ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे लग गया कि वीनस और यूरेनस की जो डायरेक्शन है वो उल्टी है किसके, अर्थ के, अर्थ यानी अदर प्लैनेट्स के। तो अर्थ से अगर ईस्ट से हो रहा है तो वीनस से वेस्ट से होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। व्हाट डज इट्रोफिकेशन रेफर टू। Eutrophication refers to natural aging of a lake by nutrient enrichment of its water. A part is the right answer. 19. By what factor is the electromagnetic force stronger than the gravitational force? These are the most basic and important questions which are equally important for other exams as well, right? तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी ज़्यादा स्ट्रांगर होती है। तो ये होती है 10⁻36। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स विद शुगर फॉस्फेट्स एज बैकबोन, ये भी ट्रू है, दिस इज ट्रू। DNA is always a right-handed helix. DNA strands run in opposite direction. This is true. And DNA has both major and minor groups. This is also true. DNA is always a right-handed helix. This is not true because DNA is right-handed as well as left भी वो हो सकता है, तो इसीलिए ये वाला false है। तो which one of the following is not true? तो सही आंसर इसका आ गया बी पार्ट जो है वो नहीं ट्रू है। ये 10th क्लास की साइंस से है, आप 10th क्लास की साइंस से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर, जिंक एंड निकल। द ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच स्टाइमुलस इज कॉल्ड एज, ये भी 10th क्लास के अगर आप वो चैप्टर पढ़ते हो जिसमें रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है, तो उसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का टॉपिक जो है उसमें आपको ये आ जाएगा कि ग्रोथ इन रिस्पांस टू टच स्टाइमुलस, किसी के टच की करने की तरफ अगर कोई प्लांट जो है, ये एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम किसी प्लांट को किसी तरफ खींचते हैं यानी किसी तरफ प्लांट को बेंड करते हैं, तो अगर उसको 10 दिन तक बेंड करके रखते हैं तो फिर 10 दिन के बाद उसको खोल देते हैं लेकिन वो उसी तरफ जो है वो मुड़ गया होता है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं कि टच से जो उसको अफेक्ट हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थिग्मो
ट्रोपिज्म, ठीक है। ग्रेविटी, जो ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी की वजह से उसकी तरफ मुड़ता है वो ग्रेविटोविज्म में तो है। जो सन की हीट एनर्जी, सन की एनर्जी से बेंड होता है उसकी तरफ जाता है तो फोटोट्रोपिज्म हो गया, ठीक है। तो ये जो टच करने की वजह से कोई प्लांट मुड़ जाता है उसको थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। ये 10th क्लास की साइंस से है। व्हाट फील्ड ऑफ साइंस इज द ब्रैग्स लॉ रिलेटेड टू? ब्रैग्स लॉ जो है वो रिलेटेड है सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। व्हाट इज इंडिया शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी? इंडिया का ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में कितना शेयर है? 8% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एज हाइड्रोपाइट्स, ठीक है। व्हाट नेम इज गिवन टू प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट कंडीशंस? जो डेजर्ट कंडीशंस में होते हैं उनको एक्सीरोफाइट्स बोलते हैं, एक्सीरोफाइट्स। When did the Union Cabinet chaired by the Prime Minister approve the adoption of Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act? ठीक है। This is the right answer of this question is 21 अक्टूबर 2020, ठीक है। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद इसको 21 अक्टूबर 2020 को इसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये मीटिंग चेयर की गई, ठीक है। 27 अकॉर्डिंग टू द UNICEF, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। फर्स्ट चाइल्ड फोकस्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, द चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एट द लोएस्ट रैंक इन साउथ एशिया? साउथ एशिया में सबसे लोएस्ट रैंक किसका आया? तो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का था 14, इंडिया का था 26, अफ़गानिस्तान का था 25 और श्रीलंका का तो आपको पता है हाई ही जाता है, ठीक है। तो अब बताओ सबसे लोएस्ट किसका है? तो सबसे लोएस्ट है पाकिस्तान का। तो इसका राइट आंसर था पाकिस्तान का। ये वाली रिपोर्ट आप भी ज़रा पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है। Under the bench of which of the following judges the Supreme Court of India upheld media freedom to report court hearings in the case of Election Commission of India vs Mr. विजय भास्कर? इस सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कहा था कि जो भी केस इलेक्शन चल रहा हो कोर्ट में, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो मीडिया भी छाप सकता है। तो ये उसने कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन में कहा था। तो केस कौन सा था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वीएस मिस्टर विजय भास्कर। तो कौन सी बेंच थी? ये बेंच थी जस्टिस DY चंद्रचूड़, मिस्टर शाह। डी पार्ट इज द राइट आंसर। हाउ मैनी इंडियन स्टूडेंट्स विल बी स्पॉन्सर्ड ईच ईयर अंडर द क्वाड फेलोशिप? जैसे आपको पता है 2021 में क्वाड की समिट हुई थी, ठीक है। तो क्वाड के बारे में आपने पढ़ लेना है। फेलोशिप परस्यू मास्टर्स एंड डॉक्टर्स डिग्री, जिसको स्टेम बोलते हैं शॉर्ट में, ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। तो कितने स्टूडेंट जो है एक्चुअल में इसमें टोटल 100 स्टूडेंट्स स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं। तो इसमें 4 कंट्रीज़ हैं क्वाड में, तो 25-25 हर कंट्री जो है वो स्पॉन्सर करती है। तो इंडिया कितने करेगी? इंडिया 25 ही कर सकती है, ठीक है। 100 टोटल स्पॉन्सर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेन डे 2021? ये जो वर्ल्ड ब्रेन डे है ये हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। हर साल 22 जुलाई को ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़ मल्टी स्क्लेरोसिस, जो अफेक्ट करती है ब्रेन और स्पाइन को, ठीक है। तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो थीम क्या थी? इसकी थीम थी स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोज, क्योंकि यही बीमारी होती है ब्रेन से, यही बीमारी होती है जिसके बारे में अवेयरनेस फैलाना वर्ल्ड ब्रेन डे का काम है, ठीक है। तो ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेक्रेड पोर्टल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 31? सेक्रेड पोर्टल का मीनिंग है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हो गई सीनियर
एबल सिटीजन्स फॉर रीएम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, राइट। तो कौन सा पोर्टल, सेक्रेट पोर्टल जो गवर्नमेंट के द्वारा, इसकी अगर फुल फॉर्म जैसे मैंने बताई कि सीनियर एबल सिटीजन्स हैं रीएम्प्लॉयमेंट के लिए, डिग्निटी के लिए ये पोर्टल है। तो अब इसका आंसर अपने आप आ जाएगा किसके लिए, टू प्रोवाइड जॉब्स टू सीनियर सिटीजन्स, सी पार्ट। तो अगर इसकी फुल फॉर्म आपको आती है तो आपको ऑप्शन भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म ब्रिक्स। पहले मैं आपको ब्रिक्स की फुल फॉर्म बता दूं। ब्रिक्स कौन कौन सी कंट्रीज, ये इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये इकोनॉमीज़ के लिए है, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए है। ये किसने कॉइन की थी, ये कॉइन की थी इकोनॉमिस्ट जिम ओ नॉयल। इकोनॉमिस्ट जिम ओ नॉयल ने इसको कॉइन किया था। तो 2001 में ये ब्रिक थी, सिर्फ BRICK। फिर उसके बाद इसमें साउथ अफ्रीका जो ज्वाइन किया वो 2006 में किया, ठीक है, तब ये बन गई ब्रिक्स। ये इकोनॉमी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको किसने, इस टर्म को किसने कॉइन किया था, जिम ओ नॉयल, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Indian Meteorological Department has a regional meteorological center in which of the following places। meteorological department होते हैं जो वेदर और एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते हैं, वेदर फॉरकास्ट बनाते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की साइंस को मेटीरियोलॉजी बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ पे इसके सेंटर हैं, इसका चेन्नई एंड गुवाहाटी में भी इसका सेंटर है, और कोलकाता एंड नागपुर में भी इसका सेंटर है। 6 सेंटर हैं इसके टोटल 6 सेंटर हैं। इंडिया और महाराष्ट्र में भी हैं, ठीक है, मुंबई और न्यू दिल्ली और दिल्ली में भी हैं। वो 2 नहीं दिए गए हैं, दिल्ली में हेडक्वार्टर हैं इसके साथ में। तो 6 टोटल सेंटर हैं। तो यहाँ से इसका सही आंसर ये और ये था, तो कौन सा ऑप्शन बना, डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल, so please do। next question 34, which one of the following does not come under the जल जीवन मिशन। फ्रेंड्स मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द जल जीवन मिशन। देखिए ये भी सिंपल है, रीजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज एज वेल एज 20% ऑफ सप्लाई ऑफ रीयूज्ड वाटर, ये भी है। क्रिएशन ऑफ ग्रीन स्पेसिस है। 2.64 करोड़ सेवियर कनेक्शंस इन द 500 सिटीज़, ये भी उसमें था। है फ्री वाटर सप्लाई, देखिए ये बिल्कुल बेतुका सा पॉइंट है कि सभी को फ्री पानी मिलेगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा उसको ही पता चल जाएगा, फ्री वाटर थोड़े गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपाला गोपीनाथ कमेटी रिलेट्स टू, तो ये किससे रिलेट करती है, ये रिलेट करती है स्मॉल फाइनेंस बैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ पास्ड द होलोकास्ट प्रॉपर्टी विल, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से है, पोलैंड ने। मेगापोर्ट सेंचुरी वाज इन द न्यूज़ रिकेंटली, तो मेगापोर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये अंडमान एंड निकोबार में है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये हैं इंदिरा नोई। अब ये हैं कौन इंदिरा नोई, मैं आपको बता दूं तो ये CEO और चेयरमैन पेप्सिको की 2006 से 2019 तक की ये CEO और चेयरमैन रही हैं। तो बाकी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, वो सारे इन्होंने इतना एक लंबा पीरियड किया है CEO के एज ए CEO, तो इनसे सारे एडवाइस लेते हैं, काफ़ी रोल है इनका, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन्होंने बुक लिखी, और भी बड़ी सारी बुक्स लिखी हैं। तो यहाँ पे बुक जो है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इंदिरा नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन कतर, ये कतर में होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट्स जो होती हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं। इनको आपने सभी रिपोर्ट्स को गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये बनाता कौन है? तो प्रिपेयर्ड बाय यूरोपियन एनजीओज और वर्ल्ड वाइड कंसर्न्ड वेल्थ हंगराइफ, ठीक है, यानी यूरोपियन एनजीओज और वर्ल्ड वाइड कंसर्न जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, और ये थ्रू आउट हर साल डाटा कलेक्ट किया जाता है, और फिर अक्टूबर, एवरी ईयर अक्टूबर में ये रिपोर्ट जो है वो डिक्लेयर की जाती है। तो इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 94th रैंक इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मोबिलाइज्ड द विलेजर्स ऑफ पैरागना बराउट इन उत्तर प्रदेश टू जॉइन द 1857 रिवॉल्ट? देखिए, ये पेशवा बाजीराव जो हैं ये महाराष्ट्र से थे, मराठा से, ठीक है। नाना साहेब ये पंजाब से थे। गोनों का कोई नहीं जिक्र किया गया है, लेकिन शाह माल का जिक्र किया गया है, और ये 1857 रिवॉल्ट उत्तर प्रदेश, तो शाह माल इज़ द राइट आंसर। मैंने आपको बता दिया, बाकी ऑप्शन अपने आप रिड्यूस हो गए, क्योंकि ये महाराष्ट्र से थे, नाना साहेब पंजाब से, तो फिर बचा कौन? शाह माल, तो शाह माल इज़ द राइट आंसर। जय सिंह एंड जसवंत सिंह वर प्रेजेंटेड द टाइटल मिर्जा राजा बाय विच मुगल एम्परर? दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिपीटेड इन दिल्ली SI एग्ज़ाम्स एंड अदर जम्मू एंड कश्मीर एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजपूत राजाज थे, ये मोस्ट फेमस और पावरफुल राजपूत राजाज थे। तो इनको खुश करने के लिए, मनाने के लिए मुग़ल एम्परर औरंगजेब ने इनको टाइटल दिया था मिर्जा राजा, जो एक्चुअल में मिर्जा राजा का मीनिंग एक राजा ही होता है, ठीक है। तो ये किसने दिया इनको टाइटल? औरंगजेब ने। हु डिज़ाइन द फेमस बाजार ऑफ चांदनी चौक फॉर शाहजहां न्यू कैपिटल शाहजहानबाद? मिडिवल हिस्ट्री से है। जहनारा। जहनारा जो हैं वो शाहजहां की बेटी हैं। इन्होंने ये शाहजहानबाद दिल्ली जो उन्होंने कैपिटल अपनी थोड़ी देर के लिए बनाई थी वहाँ पे, तो उसका बाज़ार जो है इन्होंने डिज़ाइन किया था। जहनारा डॉटर ऑफ शाहजहां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मटेरियल विद विच द हरप्पन सील इज़ मेड ऑफ? देखिए, जो कोऑपरेटिव का पेपर JKPSC ने लिया था उसमें भी पूछा गया है कि हरप्पन कल्चर में जो बीड्स बनाए जाते थे, मनके वगैरह जो मालाएं बनाते थे, वो किसके बनाते थे? तो वो फायांस के बनाते थे। यहाँ पे क्वेश्चन हरप्पन सील से पूछा गया है कि हरप्पन सील किसकी बनती थी? तो हरप्पन सील स्टीलाइट की बनती थी, स्टेटाइट, ठीक है। तो ये एक तरह का मेटल ही होता था। तो मैं आपको बता दूं कि आपको हरप्पन साइट से, हरप्पन कल्चर से एक क्वेश्चन आना ही आना है, आप इसको भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कमांडर ऑफ अहोम आर्मी। ये अहोम आर्मी जो थी ये असम की थी। असम में जो किंगडम थी उनकी जो आर्मी, उनको अहोम आर्मी बोलते थे, ठीक है। हु डिफॉल्टेड द मुगल आर्मी एट द बैटल ऑफ सराइघाट? मोस्ट फेमस बैटल ऑफ सराइघाट इन 1671 ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो अब पूछा गया है कि अहोम आर्मी के कमांडर कौन थे? ये राजा राम सिंह जो थे ये तो मुग़ल आर्मी के कमांडर थे, तो लचित बोरफुकन ये थे कमांडर अहोम आर्मी के। ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। इन विच प्लेस डिड द गडकरी अपराइजिंग ऑफ 1844 टेक्स प्लेस? ये गडकरी अपराइजिंग जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से आपको क्वेश्चन मिलेगा, स्पेक्ट्रम के बिना नहीं मिलेगा। तो ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। एक्चुअली ये क्या अपराइजिंग क्यों हुई थी? ये अपराइजिंग, ये जो गडकरी हैं ये हैं कौन? ये एक्चुअली हेरिडेटरी सर्वेंट्स थे मराठास के। तो जब 1844 के समय में, इससे पहले ही लगभग, ब्रिटिशर्स ने मराठास को हरा के वहाँ पे मराठास के एम्पायर पे कब्जा कर लिया था, किंगडम पे।
तो अब ये जो गडकरी उनके हेरिडिटरी सर्वेंट्स थे, ये अनएम्प्लॉयड हो गए थे, इनके पास कोई काम धंधा नहीं था, तो बेचारे खाना पीना भी मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने फिर अपराइजिंग की, विरोध किया कि हमें भी यहाँ तो हमारी भाई, उन्होंने फार्ट, ये 2 फार्ट थे, किले थे मराठास के, उन पर कब्जा करके रखा था। तो इन्होंने फिर अपराइजिंग की थी अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं था। तो ये गडकरी कौन है? ये हेरिडिटरी सर्वेंट्स थे मराठास के। मराठा कहाँ पे आपको पता है? महाराष्ट्र से। तो ये कोल्हापुर भी महाराष्ट्र में आता है। ये मोस्ट फेमस अपराइजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906। ये सबको पता है कि 1906 में मुस्लिम लीग फाउंड की गई, लेकिन फाउंड कहाँ पे की गई? देखिए, ढाका जो है वो बांग्लादेश की कैपिटल है। एक्चुअल में पार्टीशन होने से पहले जो इलाइट पर्सन थे मुस्लिम के, जो एजुकेटेड पर्सन थे मुस्लिम के, वो ज़्यादा बंगाल में ही थे, ठीक है। तो बंगाल में तब पार्टीशन नहीं हुई थी, तो ये ढाका भी बंगाल में ही आता था। तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो ढाका में ही हुई थी, ठीक है। पार्टीशन तो बाद में हुई, तो लाहौर, अलीगढ़, कराची कुछ नहीं आ सकता। ढाका जो है यहाँ पे ही इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग शोला किंग अज्यूम द टाइटल गंगई कोडान? देखिए, ये गंगई कोडान का मतलब क्या है? ये जो राजा राजेंद्र शोला फर्स्ट थे, इन्होंने क्या किया, अपनी जो इनके साउदर्न में, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, साउदर्न में यहाँ पे इनकी किंगडम थी। तो यहाँ के जो किंगडम थी, इनको हरा करके ये लगभग यहाँ गंगा, यहाँ तक कहा जाता है कि असम तक पहुँच गए थे। तो यहाँ तक इन्होंने अपना एक्सपेडिशन जो है एक चलाई थी, ठीक है। यहाँ तक ये जीत गए थे। तो जब ये यहाँ तक सक्सेसफुली यहाँ तक पहुँच गए गंगा तक, तो फिर इन्होंने जब वापस गए, तो फिर इन्होंने अपने आप पे टाइटल अज्यूम किया था कि मैं गंगाई कोडान, का मतलब हो गया कि गंगा तक मैं विजय हूँ, ठीक है। गंगा तक मैं विजय हूँ। तो ये कौन से राजा थे? राजेंद्र शोला फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बारी आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मॉडर्न इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी बेसिक क्वेश्चन। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का, अडॉप्टेड बाय लॉर्ड लाइटन, तब के जो वाइसराय थे लॉर्ड लाइटन, ये क्या कहता था? ये किसके लिए था? प्रमोट न्यूज़पेपर इन वर्नाकुलर नहीं। एक्चुअल मैं बता दूं, वर्नाकुलर का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक रीजन की कोई लैंग्वेज होती है, जैसे तमिल की तमिल लैंग्वेज, बंगाल की बंगाली, ठीक है। तो तब इंडिया में अपने अपने रीजन की अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर मीन्स सिंपली लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये लोकल लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करता था, क्योंकि तब के जो न्यूज़पेपर थे, जर्नल्स थे, वो ब्रिटिशर के खिलाफ लिख रहे थे। तो ब्रिटिशर को इनको रोकना था। तो फिर ये था वर्नाकुलर न्यूज़पेपर को रेस्ट्रेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। वेटी रेफर्स टू, ये मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। वेटी का मतलब होता है टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, फोर्स करके किसी से काम करवाना, उसको बोलते हैं वेटी, ठीक है। ये एक टर्म थी जो टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर को रेफर करती थी। 51, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन इन 1817 बाय, 1817 में जो हिस्ट्री है ब्रिटिश इंडिया की, वो लिखी गई जेम्स मिल के द्वारा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग वेदास हैज़ 2 ग्रुप्स, शुक्ला एंड कृष्णा? शुक्ला और कृष्णा, ये जो ग्रुप्स हैं किस वेदा के हैं? तो ये हैं यजुर वेदा के। आपको पता है 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा सबसे पुराना वेदा है, और ये जो अदर वेदा, सामवेदा, यजुर वेदा उसके बाद में लिखे गए। तो यजुर वेदा के एक्चुअली 2 ग्रुप्स हैं, शुक्ला और कृष्णा। विच फ्रीडम फाइटर वेंट टू पौंडीचेरी इन 1910 टू परस्यू हिज स्पिरिचुअल गोल्स, धार्मिक गोल्स, एंड रिमेन्ड देयर अंटिल हिज डेथ? और वहाँ पे उसने एक फेमस आश्रम भी बनाया। वो कौन थे? वे हैं अरविंदो घोष। ये क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री से है, लेकिन आप अगर आप 7th की हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन इजी से, लगभग ये ऐसे बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन लिया गया है। अरेंज द रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर, तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश,
इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया, रजिया के बाद आया बलवान। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? ये 4, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। तो सी ऑप्शन जो है 54 का ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल? ये किन्होंने लिखी? ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है अगर आपके सामने मैप है तो ये क्वेश्चन जहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको ये जो कंट्रीज़ हैं इनके नाम आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये मैप से आपको क्लियरली क्वेश्चन समझ आएगा, लेकिन यहाँ के लिए मैं आपको आंसर बता दूँ तो 1 नंबर पे ग्वाटेमाला, ये 1 नंबर पे है। 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है और 4 नंबर पे ये है। ठीक है। तो आपको ऑर्डर इसका क्लासीफाई करना है। 1 के साथ जा रहा है बी, फिर 2 के साथ जा रहा है सी, और 3 के साथ जा रहा है डी, एंड 4 के साथ जा रहा है ए। तो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। फिर बता दूं, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जहाँ पे ज्वाइन करते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रबर प्रोडक्शन गिवन बिगुन शुरू हुई है इन द रीजन ट्रावनकोर एंड मलाबर। 8% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ रबर इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया। ये वाला पॉइंट ठीक है, लेकिन ये ट्रावनकोर और मलाबर में ये स्टार्ट हो चुकी है, ये पॉइंट गलत है। तो फिर इसमें से कौन सी, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। 57 यहाँ पे 2 जो है वो करेक्ट नहीं है, ये गलत है, ये ठीक है। रबर प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है रीजन ट्रावनकोर और मलाबर में। 8% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ रबर इज कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया, ये गलत है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? करेक्ट कौन सी नहीं है? तो सेकंड जो है वो करेक्ट नहीं है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। व्हाट इज ए बायोचार? बायोचार क्या है? ए फॉर्म ऑफ चारकोल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीटिंग ऑर्गेनिक मैटर। सी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कश्मीर? एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन JKPSC के द्वारा गलत डाला गया था। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट बैगा ट्राइब इज ट्रू? ये क्वेश्चन अगर आप 7th 8th की ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वहाँ पे बैगा ट्राइब्स का जिक्र जो है वो किया गया है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। बैगा मीन्स सरोकर्स, बैगा का मतलब होता है सरोकर्स, ये भी ट्रू है। ट्रेडिशनली दे लाइव्ड सेमी नोमैडिक लाइफ एंड प्रैक्टाइज स्लैश एंड बर्न, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वो पहले जलाते हैं पेड़, फिर वहाँ पे सोन करते हैं एरिया, फिर छोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो ये भी ठीक है। दे हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फॉग क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए, अगर उनको फॉग क्रॉप प्रोडक्शन की नॉलेज डेप्थ में है तो फिर उनको सेमी नोमैडिक नहीं बोलेंगे ना, तो ये वाला पॉइंट गलत है। टैटो जो है इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बैगा ट्रेडिशन, ये ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बना? 1, 2, 4। तो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। Consider the following sentences. India is the second largest producer of fruits and vegetables in the world. Right. Consider the following. Which of the above statement are not correct? Totally 12% of the cropped area is oil seeds. ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? करेक्ट कौन सी नहीं है? तो सेकंड वाली करेक्ट नहीं है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। Which one of the following is the example of radial drainage pattern? एक्चुअली अगर रिवर्स पूछा गया होता तो रिवर्स रेडियल का मतलब होता है ऐसे प्लांट लाइक, इस तरह से जो होती हैं ये रिवर्स, इसको बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ पे माउंटेन्स का पूछा गया है, तो माउंटेन्स एक्चुअली इस तरह से जो होती हैं ऐसे कॉनिकल, इस तरह से कॉनिकल होंगी, जो ऐसे 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 कॉनिकल जो होंगी उनको बोलेंगे हम रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो ये कौन सी माउंटेन्स का है? ये है गिर हिल्स का।
गिर हिल्स का जो पैटर्न है वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कैनाल इरीगेशन यूज्ड इन इंडिया। एक्चुअली अगर आप क्वेश्चन देखते हो नेट पे तो इसका ऑप्शन राजस्थान बनता है। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे कैनाल्स का पानी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन JKPSC ने इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर माना है, तो आप इसको देख लेना। तो इनके अकॉर्डिंग JKPSC के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर राइट आंसर है। 64, wetlands can be both aquatic and terrestrial at the same time depending on seasonal variability. This statement is true. Wetlands are first targets of human interference. This statement is also true. The boundaries of wetlands are defined as per their geographical location. This point is false, क्योंकि उनकी जो wetlands हैं उनकी जो geographical location के बेसिस पे नहीं उनकी बाउंड्री, बल्कि वाटर लेवल पे उनकी जो है वो बाउंड्री मार्क की जाती है। तो थर्ड पॉइंट गलत है। तो फिर कौन सा ठीक हुआ? 1 and 2, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, व्हेन द अर्थ, द मून एंड द सन आर इन स्ट्रेट लाइन द सन एनहांसेस इट्स ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। ये एक्चुअल में जो टाइड्स होती हैं उनकी डेफिनेशन दी है। पहली लाइन में तो टाइड्स की डेफिनेशन दी है। दूसरी बार कह रहा है व्हेन द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल टू द अर्थ। ठीक है, सन मून जो है वो राइट एंगल होते हैं टू द अर्थ से। द सन पार्शली कंसंट्रेट द पुल ऑफ द मून प्रोड्यूसिंग लोअर टाइड्स एंड हायर लोअर टाइड्स टिपिकल ऑफ ए नीप टाइड। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो नीचे वाले आपको देने की जरूरत नहीं है, ये 1 and 2 इज द राइट आंसर। ये मोस्ट बेसिक क्वेश्चन 7th क्लास की ज्योग्राफी से कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The UAE, United Arab Emirates, has sent a space probe mission to the Mars named, ये 2020 में इन्होंने भेजा था मिशन। तो इसका क्या नाम था? इसका नाम था होप। ठीक। डोलोमाइट डिपॉजिट हैव बीन फाउंड इन, दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। इसका जो भी आंसर दिए गए ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 68, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स हैज़ बीन एडेड टू द रिवाइज्ड हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट आफ्टर इट्स रीमेजरमेंट। देखिए, पहले जो मेजरमेंट की थी माउंट एवरेस्ट की वो इंडिया ने की थी। तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ ने वो वाली हाइट जो है वो मान ली, लेकिन चाइना ने नहीं मानी। ठीक है, तो फिर चाइना ने और नेपाल ने मिल करके एक एक्सपेडिशन चलाया, और जिसने माउंट एवरेस्ट की हाइट दोबारा से मेज़रमेंट की, तो इसमें 86 सेंटीमीटर जो हैं और बढ़ गए। ठीक है, तो अब कितने बड़े हैं? 86 सेंटीमीटर जो हैं वो इसमें बड़ी है हाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्चुअल में पहले होती थी 8648, अब 86 सेंटीमीटर जो है वो और बड़ी है। ठीक है, इतने मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोबारा क्वेश्चन जो है वो मैप से आया है। ये मैप जो है कनाडा का है। ठीक है, तो कनाडा में जो लेक्स हैं उनको आपने भरना है सही आर्डर में। तो इसका सही आर्डर है 1 के साथ बी है, 1 के साथ यहाँ पे 1 के साथ बी है, 1 के साथ बी है, 2 के साथ सी है, यहाँ पे 2 आएगा सी के साथ, और डी के साथ 4 है, और इसके साथ ए है, 3 के साथ ए है, यहाँ पे 3 आएगा। तो अब कौन सा ऑप्शन बन रहा है? यहाँ पे ऑप्शन बन रहा है सी पार्ट। ये कनाडा का मैप है, वहाँ पे लेक्स आपको मैप में क्लियरली दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर दिस क्रॉप टू ग्रो इंक्लूड कूल टू वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट, रिच सॉइल्स एंड फ्यू पेस्ट और डिजीजेस, टेम्परेचर अबव मॉडरेट
accelerates fruit ripening which ruins harvest quality। तो ये कौन सी क्रॉप का यहाँ पे जिक्र किया गया है? यहाँ पे जिक्र किया गया है कॉफ़ी का, सी। ये भी 10th क्लास की ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन आराम से आपका निकल जाएगा। वहाँ पे भी सारी क्रॉप्स के क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो आपको दी गई हैं। 71, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम्स ऑफ इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर। इसके क्या एम्स हैं? इसके एम्स हैं मेकिंग ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली असेसेबल इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, ये भी है। इन्हांस एफिशिएंसी डिलीवरी सर्विसेज बाय डिफाइनिंग एंड एनफोर्सिंग सर्विसेज लेवल ऑफ ए वेरी हाई ऑर्डर, ये भी इसका एम है। थर्ड, मेंटेनिंग द राइट बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी ऑफ डाटा एंड प्राइवेसी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये भी इसका एम है। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। 72, who headed the state committee for negotiating with the states under the constituent assembly in the making of Indian constitution। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, आप सरदार पटेल बोल सकते हो क्योंकि वो स्टेट्स के लिए यूनियन स्टेट्स मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। और इनको जिम्मा सौंपा गया था कि स्टेट्स को मनाने का, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबली थी उसकी जो चेयरमैन थे वो नहीं थे, वो सरदार पटेल नहीं थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कमेटी थी जो नेगोशिएट कर रही थी स्टेट्स के साथ, उसके चेयरमैन जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू देन प्राइम मिनिस्टर ही थे। तो इसका सी पार्ट इज द आंसर। 73 सॉरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये कंसेप्ट यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ओरिजिनेट और डेवलप हुआ, ये गलत है। ये कंसेप्ट जो है वो अमेरिकन ज्यूरिडिक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये अमेरिकन ज्यूरिडिक्शन से लिया गया है, ठीक है, अमेरिकन ज्यूरिडिक्शन से। तो ये वाला हो गया इसका गलत, ये हो गया गलत। जस्टिस B.R. कृष्णा आयर एंड जस्टिस P.N. भागवती वर द पायोनियर्स यानी जिन्होंने इसको शुरू किया था, ओरिजिन किया था इसका, ये ठीक है। PLI इंटेंड्स टू ब्रिंग जस्टिस विद रीच ऑफ द पोर मासेस। एक्चुअल में अब PLI पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती क्या है, उसके सारे डेफिनेशन, उसके सारे पॉइंट आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हैं। ये गरीब लोगों के लिए हेल्प है कि वो कैसे अपना इंसाफ ले सकें, उनके लिए है। एसेंशली कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ द पेटिशनर टू सिक्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, ठीक है। PLI कंसिडर एज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ एंड मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये सारे पॉइंट इसके हैं, पहला पॉइंट जो है वो सिर्फ गलत है। कौन सा ऑप्शन बना? तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? 2, 3, 4 एंड 5, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इसका क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल राइट्स लाइक राइट्स ऑफ सेल्फ कल्टिवेशन, ये 74, इसमें कौन सी एक्चुअल देखना क्या है, इज अबव आर नॉट, जो करेक्ट नहीं है। तो ये भी ट्रू है। इट रिकॉग्नाइजेज द कम्युनिटी राइट्स एज ग्रेजिंग एंड फिशिंग, ट्रू। इट इंश्योर लैंड टेन्योर लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द फॉरेस्ट डिवेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर, ट्रू। ये बचाता है ट्राइबल पॉपुलेशन को अविक्शन से, जब तक नहीं उनको दोबारा से कहीं पे सेटलमेंट मिले, दोबारा से उनको कहीं पे घर चर बना के नहीं दिए जाएंगे, तब तक उनको आप फॉरेस्ट से हटा नहीं सकते। तो ये वाला पॉइंट उसमें नहीं है, तो ये वाला पॉइंट नहीं है। तो कौन सी जो है वो करेक्ट नहीं है? तो 1 जो है वो करेक्ट नहीं है, डी पार्ट इज सॉरी। इसमें 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 74, हाँ 1 इसकी कौन सी करेक्ट नहीं है? तो करेक्ट जो है वो 1 नहीं है इसकी। इट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल राइट, ये रिकॉग्नाइज करता है, इंडिविजुअल राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। ये आपका आएगा ट्रू, ट्रू,
ठीक है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। ठीक है, तो कौन सी इसमें से सही नहीं है? डी पार्ट इज द राइट आंसर। 1 जो है वो सही नहीं है, बाकी सारी ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अराउंड आर्टिकल 243H ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Authorize पंचायती to levy, collect and appropriate such taxes, duties, tolls and fees in accordance with such procedure and procedure, ये बिल्कुल ठीक है। ये assign to पंचायत such taxes, duties, tolls and fees levied and collected by the state government for such purposes and subject to such conditional limit, ये भी बिल्कुल ठीक है। provide for making such grants in help to the पंचायत from the consolidated fund of the center, ये वाली रॉन्ग है। तो इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो फिर ट्रू हुई? 1 एंड 2, 1 एंड 2 वाला ऑप्शन ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, हु सेड राइट्स आर पावर्स नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मैन्स वोकेशन एज ए मॉरल विंग। ये राइट्स के बारे में क्वेश्चन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था टी.एच. ग्रीन ने। अब ये टी.एच. ग्रीन कौन है? इनका फुल नेम हो गया थॉमस हिल ग्रीन। थॉमस हिल ग्रीन ये कौन थे? ये इंग्लिश फिलासफर थे, ब्रिटिश के थे। ठीक है, लंदन के रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के समय में, जब ब्रिटिश इंडिया थी, तो तब ये रिफॉर्मर भी बने और राइट्स के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो लिखा। ठीक है, लगभग ये 1836 टू 1882 का इनका पीरियड था। तो ये मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है, राइट्स के बारे में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट ट्रू अबाउट गवर्नर ऑफ ए स्टेट। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर ऑफ ए स्टेट्स के बारे में क्या क्या सही है। एग्जीक्यूटिव पावर जो होती हैं स्टेट की, वो उसके पास होती हैं, ये सही है। He must have attained 35 years of age, true. He holds office during the pleasure of president. प्रेसिडेंट के नहीं उसको जो है नॉमिनेट किया होता है। ठीक है, द ग्राउंड्स ऑफ हिज रिमूवल आर ले डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला पॉइंट गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को रिमूव करने के कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट्स की गाइडलाइंस हैं, तो उसके द्वारा ही काम चलता है। ठीक है, तो फिर 1, 2 एंड 3 जो है वो ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट, यानी ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा अमेंडमेंट्स के रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो 52nd अमेंडमेंट है, ये थी डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। 73rd अमेंडमेंट ये थी, ये सबको पता है, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया 73rd अमेंडमेंट के, और 74th अमेंडमेंट के से म्यूनसिपैलिटी राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया। 61st अमेंडमेंट जो थी वो थी रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज 21 to 18 ईयर। 86th अमेंडमेंट जो थी वो राइट टू एजुकेशन थी। तो इसका सही ऑर्डर अब कौन बन रहा है? इसका सही ऑर्डर बन रहा है ए जा रहा है 4 के साथ, ए 4 के साथ, तो इसका सही ऑर्डर बन गया 78। सी पार्ट इज द राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पॉकेट विटो ऑफ द प्रेजिडेंट। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेजिडेंट कैन आइदर गिव, कौन सी इसमें से रॉन्ग है? ठीक है, प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव हिज हर एसेंट टू ए मनी बिल आर withhold his assent to a money bill but cannot return it for reconsideration of the parliament। ये गलत है, क्योंकि कोई भी बिल जो हो वो प्रेसिडेंट या तो अपने पास रख सकता है, उसको अगर उसको सिग्नेचर नहीं करना है तो वो अपने पास रख लेगा, या उसको रिकंसिडरेशन करने के लिए दोबारा से पार्लियामेंट में भेज सकता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। आगे पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट नाइदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट्स नॉर रिटर्न द बिल बट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर ए इनडेफिनिट पीरियड। ये स्टेटमेंट ट्रू है।
पावर ऑफ प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन इज वीटो पॉकेट, ये भी ट्रू है। इन 1986 प्रेसिडेंट जैल सिंह एक्सरसाइज इट विदाउट द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, ये भी ट्रू है। तो कौन सी इसमें से जो है वो करेक्ट नहीं है? ए पार्ट इज द राइट आंसर। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में। 80 रुथ मनोरमा इज एन इंडियन वुमेन एक्टिविस्ट, मेंशन हर एरिया ऑफ वर्क, वर्किंग फॉर दलित वुमेन, ये बेंगलोर की थी, ठीक है। 2006 में इनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी मिला। इन्होंने वर्क दलित वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के लिए कौन कौन से प्रावधान एक्ट जो बनाए गए तो उनको क्रोनोलॉजी में देखना है हमें, ठीक है। तो एक्चुअल में इनका जो आर्डर है वो सभी का उसने खुद ही ठीक लिखा है, ठीक है। उसने खुद ही सभी का आर्डर ठीक लिखा है, ये सारे सीधे सीधे ही हैं। तो 81 का ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। ये आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको वहाँ से क्वेश्चन ये आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। ये जो सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट्स इशू करता है, ठीक है, तो ये वो रिट्स हैं कौन कौन से केस के लिए या कौन कौन सा काम होगा, तो कौन कौन सी रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा। ये आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th क्लास की पॉलिटी की बुक पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे क्वेश्चन ये अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी रिट्स हैं। ये जो सर्टियोराई, इसको ए होती है, ए हायर कोर्ट आर्डर द लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर ए पेंडिंग मैटर्स टू ए हायर अथॉरिटी आर दी कोर्ट। हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस होती है ये तब इशू करता है सुप्रीम कोर्ट जब कोई पर्सन जो है अरेस्ट किया गया हो उसको विद इन 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, ठीक है। अगर नहीं करें तो फिर ये हैबियस कार्पस इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट। प्रोहिबिशन, ये सी जो है प्रोहिबिशन कब इशू करेगा? इशूड व्हेन ए गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्फ्रिंजेस राइट्स, जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी के राइट्स की वायोलेशन करेगा, ठीक है, अपनी लीगल ड्यूटी के दौरान अगर किसी की राइट्स को वायोलेशन करता है कोई भी ऑफिशियल तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोहिबिशन रिट जो है वो इशू करता है। डी मैंडेमस, तो मैंडेमस बाकी सारे हो गए तो ये सीधी 4 के साथ ही चली जाएगी, सॉरी सी जो है वो 4 के साथ है, राइट। सी जो प्रोविशन है, एक मिनट, ये है इसके साथ, हैबियस कॉर्पस जो है इसके साथ है, सी जो है इसके साथ है और ये इसके साथ है, ठीक है। ए 2 के साथ हो गया, बी जो है 3 के साथ हो गया, सी जो है 4 के साथ हो गया और मैंडेमस फर्स्ट के साथ हो गया। तो अब कौन सा ऑर्डर बना इसका? ए 2 के साथ, बी 3 के साथ, ए 2 के साथ, बी 3 के साथ, सी 4 के साथ, डी फर्स्ट के साथ। तो डी पार्ट इसका ऑर्डर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 विच इंडियन प्रेसिडेंट वॉन अनअपोज। देखिए 1977, तो आपको पता है इससे पहले 2 साल के लिए इमरजेंसी अंडर द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी लगी थी, तो उसकी वजह से उनकी थोड़ी इमेज ख़राब हो गई थी, तो तब फिर वो हार गए। 1917 के जब इलेक्शन हुई तो वो हार गई। तो अब किसकी सरकार आई? जनता दल की। ये एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, यानी एक कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए जितनी भी सारी अपोजिशन पार्टीज़ थी वो सारी इकट्ठी हो गई, तो ये जीत भी गई, ठीक है। मोरारजी देसाई जो है तब प्राइम मिनिस्टर बने। तो तब के जो प्रेसिडेंट बने वो आलमोस्ट जितनी भी पूरी इंडिया में पार्टीज़ थी सारी पार्टीज़ ने उन प्रेसिडेंट को एक्सपेक्ट किया, यानी यहाँ पे कांग्रेस जो थी वो मेजर अपोजिशन पार्टी थी लेकिन उन्होंने भी उनको अपोज नहीं किया, यानी ऐसे प्रेसिडेंट जिनको किसी ने अपोज नहीं किया सारों ने स्वीकार कर लिया, सारी पार्टियों ने। उनका क्या नाम है? तो ये हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीलम संजीवा रेड्डी।
बी पार्ट नीलम संजीवा रेड्डी, ये 1977 टू 1982 के प्रेसिडेंट थे, 6th प्रेसिडेंट थे ये इंडिया के। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 84 द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉट द एग्जीक्यूटिव विद। पार्लियामेंट कंट्रोल कैसे करती है एडमिनिस्ट्रेशन पे? तो 84 जनरल कंट्रोल ओवर पॉलिसीज, ठीक है, पॉलिसीज बनाएगी। फाइनेंशियल कंट्रोल बजट से करेगी। डिटेल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ये भी करेगी। तो फिर तीनों से ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करेगी पार्लियामेंट। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 85 नरेश चंद्रा कमेटी 2002 वाज अपॉइंटेड टू। ये अपॉइंट की गई थी एग्जामिन कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज। सी पार्ट एक्चुअली हो क्या रहा था कि वेरियस कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स में, कंपनी अफेयर्स के जो डिपार्टमेंट था उसमें गवर्नेंस का इशू आ रहे थे, तो वो चेकअप करने के लिए 2002 में नरेश चंद्रा कमेटी जो है वो गठित की गई। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है इकॉनमी से। ठीक है, जब आप इकॉनमी पढ़ते हो तो आपको ये कमेटी भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन द रंगरंजन पैनल सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन जनवरी 2014। मेजर चेंजेस वर ऑब्जर्व्ड इन एस्टिमेशन। कौन सी चेंजेस हुई? मैक्सिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज, ये भी चेंज हुई थी। ठीक है, बिहेवियरल डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन फूड एक्सपेंसेस, ये भी हुई थी इसमें चेंज। फूड एक्सपेंसेस टू इंक्लूड फूड एंड प्रोटीन, ये भी हुई थी। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फ्रॉम अर्बन एंड रूरल एरिया, ये भी चेंज हुआ। तो फिर सारे ही हो गए, डी पार्ट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। किस किस से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है? एक्सट्रैक्शन इन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंट इफेक्ट। इन्वायरमेंट पे हमारी एक्सट्रैक्शन करने से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर, तो फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। 4 इसमें ठीक है। अगर हम कंजर्वेशन करेंगे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज तो डिग्रेडेशन नहीं होगी, इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन होगी। वेस्ट जनरेटेड अथॉरिटी कंजर्वेशन होगी। तो ये जो है ये भी कंजर्वेशन, ये भी कंजर्वेशन, तो डिग्रेडेशन होगी 4th से। तो फिर बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इकोनॉमी से है। ऑफ ए कंट्री इज एन एग्रीगेट रिकॉर्ड ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन ऑफ ए कंट्री। बिल्कुल गलत, कंट्री के अंदर की ट्रांसैक्शन का रिकॉर्ड नहीं है ये। दीज ट्रांसैक्शन इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ट्रू। देखो ऊपर वाले को नीचे सही करके भी दे रहा है, तो सब दिख रहा है कि ये ऊपर वाले का ऑप्शन नीचे भी दे रहा है कि ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ट्रांसैक्शंस होती हैं इस पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे। ठीक है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर फॉर ओपन इकॉनमीज। ओपन इकॉनमीज वो होती हैं जिसमें हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको भी हम इनकरेज करते हैं। तो क्लोज्ड इकॉनमी वो होती है जिसमें हम डोमेस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए फॉरेन कंपनीज जो हैं उनको लिबरलाइज नहीं करते हैं, उनको इनकरेज नहीं करते हैं, ताकि हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी जो है वो बचे। तो अब ओपन इकॉनमी के लिए ये यूज़ होती हैं। ठीक है, तो 2 और 3 जो है वो ट्रू हैं। तो फिर इसका सही आंसर कौन सा हो गया? डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अराउंड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि अराउंड एफडीआई इन इंडिया, इसमें एफडीआई इक्विटी इनफ्लो 120%। विच आर द इकोनॉमिक स्टेटमेंट आर ट्रू। ट्रू कौन कौन सी है इसमें? तो इसमें ट्रू है 1 और 3 जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो 89 का सी पार्ट आंसर। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्टैंड अप इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके लिए है, आपको भी आ सकता है। फैसिलेट्स बैंक लोन्स टू SC और ST बारोअर्स, ये भी ठीक है।
इट फैसिलिटेट ए लोन अमाउंट 10 लाख टू 50 लाख, गलत। द लोन इज़ प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ए ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, बिल्कुल ठीक। तो 90 का हो गया ओनली 1 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप अंडर आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कौन सा इसमें स्टेप नहीं है। डिस अलोइंग ग्लोबल टेंडर ऑफ अप टू 200 करोड़, ये ठीक है, ट्रू है। इंक्रीज इन बारोइंग लिमिट्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स अकाउंट फ्रॉम आरबीआई, ये अगर कोई सिंपल सा थिंकिंग करेगा कि गवर्नमेंट इंक्रीज क्यों एनकरेज करेगी प्राइवेट सेक्टर की, आरबीआई से आप उधार लेते रहो, तो ये फॉल्स है। रेगुलेटरी एलिमिनेशन, ये ठीक है, ट्रू है ये। वन नेशन वन कार्ड फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, ट्रू। तो इसमें फिर कौन सा आत्मनिर्भर भारत के अंदर स्टेप नहीं है, तो बी पार्ट जो है इसका राइट आंसर है, बी पार्ट। ये स्टेप आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत नहीं है। 92 थील इंडेक्स, गिनी इंडेक्स, पाल्मा रेशो, ये क्या मेजर करते हैं। ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये इनकम इनक्वालिटी को मेजर करते हैं। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू इको टैक्स, ये एक्चुअली इको टैक्स का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ इकॉनमी को तो बूस्ट देती हैं, हमारी जीडीपी तो बढ़ाती हैं, लेकिन इनकी जो इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन होती है, इससे पोल्यूशन बढ़ता है, तो उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रीनरी का, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करने का भी इंडस्ट्रीज़ पे टैक्स लगाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इको टैक्स। 93 एक्चुअल में इको टैक्स मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो इसके ऑप्शंस हैं वो अच्छे तरीके से सेट नहीं है, यानी ये क्वेश्चन जेकेपीएससी के द्वारा रॉन्ग किया गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। इको टैक्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ऑप्शंस में दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैनॉट, इसमें कौन सा ट्रू नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऐड और रिमूव कमोडिटीज़ फ्रॉम द लिस्ट मैंशनड इन दैट, देखिए ये बिल्कुल गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के थ्रू कोई अमेंडमेंट करके इसमें कौन सी कमोडिटी ऐड करनी है, कौन सी नहीं करनी है, उसको रिमूव कर सकती है, ठीक है, तो ट्रू नहीं है, तो पहला फिर ट्रू नहीं है, ठीक है, पहला ही ट्रू नहीं है 94 का, तो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर, पहला ट्रू नहीं है, ठीक है, तो ओनली फर्स्ट ट्रू नहीं है, बाकी ये द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फॉर रेगुलेटिंग और प्रोहिबिटिंग प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन देयर ऑफ ट्रेड कॉमर्स, ये बिल्कुल ट्रू है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रल कम्युनिटी टू बी ब्रॉट इन फॉर इंस्पेक्शन, ये भी ट्रू है, तो 94 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। द की एस्पेक्ट ऑफ मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्यूज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो विचार हैं वो हमें मैच करने हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कन्फ्लिक्ट विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ तो इसका कन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा, तो ये व्यू है, इस व्यू को क्या बोलेंगे हम, सिस्टमिक व्यू, ये एक सिस्टमिक व्यू है कि भाई अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो इन्वायरमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इन्वायरमेंटल ग्रोथ को कम करती है, अगर इकॉनमी हमें इंडस्ट्रीज़ चला अच्छे तरीके से ग्रो करानी है तो इन्वायरमेंट पे दिक्कत आएगी, इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन होगी, तो ये एक लिबरल व्यू है, ठीक है। अगर कोई बोले भाई अगर मैं इकॉनमी ग्रो करूँगा तो इन्वायरमेंट पे नुकसान होगा, तो ये एक लिबरल व्यू है। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ बिटवीन कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये एक स्ट्रक्चरल व्यू है। तो अब 95 का कौन सा ठीक बना, 1 के साथ सी, 2 के साथ ए एंड 3 के साथ बी, कौन सा सही ऑप्शन है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए ये 2015 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन में। मैं आपको बता दूं तो यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो न्यूयॉर्क में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स
यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स में एक सिटी है, ठीक है, न्यूयॉर्क, वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं यूएसए में। तो इसकी जो मीटिंग हुई थी 25 to 27 सितंबर 2015, ठीक है, तब एक बहुत बड़ा एक रिपोर्ट तैयार की गई सारे नेशंस के द्वारा, जिसको 2030 एजेंडा बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें जो मेजर, अगर आप इस रिपोर्ट को देखते हो तो इसके एक बोलते हैं ना प्रेम्बल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल होता है, इसी तरह इस रिपोर्ट का जो प्रेम्बल था उसमें ही सबसे हेडिंग दी गई थी कि इन इन पॉइंट्स पे हमें जो है वो पहुंचना है, ठीक है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स थे? पीपल, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट एंड पार्टनरशिप, इन सारे पॉइंट्स पे हमें काम करना है, ठीक है। शांति पे, पीस पे, पीपल पे, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट और पार्टनरशिप। तो बी पार्ट जो है वो इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 97, द वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस थ्रू एग्रीप्रेन्योर्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में उनको मिलेगा? उनको मिलेगा इंटरेस्ट फ्री लोन्स में। उनको लोन जो दिए जाएंगे उसमें इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज ए मेथड ऑफ गॉजिंग द, इससे क्या गॉज करते हैं हम? ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्स। बिल्कुल, आप यहाँ से इकोलॉजिकल से देख सकते हैं, ये एनवायरनमेंट से है। तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो मेथड है ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्स गॉजिंग करने का। ए कॉमन प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स इज इट्स हैवी डिपेंडेंसी ऑन। देखिए, कोई भी मॉडल, इंडस्ट्री का मॉडल हो या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको हमें डेवलप करने में किसकी दिक्कत आती है, किसकी प्रॉब्लम आती है? ह्यूमन सोर्स तो बड़ा है हमारे पास, पॉलिटिकल पावर भी होती है, फाइनेंशियल पैसे भी होते हैं, सिर्फ किसकी प्रॉब्लम आती है? वो प्रॉब्लम आती है एनर्जी की। ये भी अगर आप कोई बेसिक थिंकिंग से क्वेश्चन को सोचेगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग? एक्चुअल में ये कोरल जो होती हैं ये समुंदर में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जो मरती जाती हैं ऑर्गेनिज्म, उनके ऊपर ऊपर ये ग्रो होते जाते हैं, तो फिर बाद में ये रीफ्स बन जाती हैं, ठीक है। फिर इनकी वजह से अगर ये बड़ी ज़्यादा ग्रो करें तो एक छोटी छोटी आइलैंड्स भी बन जाती हैं। तो ये इनकी ब्लीचिंग क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? ये वार्म वाटर की वजह से इनकी ब्लीचिंग होती है, ठीक है। ये भी आप अगर 6th 7th की ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वहाँ पे कोरल की मेंशन जो है वो किया गया है, राइट। इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, ये पेपर आपको गो थ्रू कर लेना है। इसकी अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो मैं इसका पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप जेकेपीएसआई एग्ज़ाम होने से पहले इस पेपर को अच्छे से सारे क्वेश्चन इसके जो है वो अटैम्प्ट कर लें। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ बाकी के जो पेपर्स हैं जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हो गया, जेकेएसएसबी के जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं उनकी भी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर एक नई क्लास में। बाय बाय।